इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है निगाई नाम की एक आदमी को दिखाते हुए जो कि रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था। निगाई को एक ट्रक ने ठोकर मार दी जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। निगाई की बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल चुका था और अब उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज होता है कि निगाई की बॉडी से कुछ ब्लैक पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये सारी एनर्जी उसके बॉडी में से एक्सट्रैक्ट हो रही होती है जिससे कि सारी लगी हुई चोट ठीक हो जा रही थी। यानी कि अब हमें पता चलता है कि निगाई एक एलियन है, यानी वह एक डमी ह्यूमन था जिसे मारा नहीं जा सकता। उसे अगर बॉडी पर कितनी भी चोट लगेगी वह थोड़ी ही देर में हील हो जाएगी। लेकिन निगाई को अभी तक ये सारी बातें पता नहीं थी। वो तो अब तक एकदम नॉर्मल लाइफ गुजारते आ रहा था। अब इतने बड़े एक्सीडेंट से जिंदा बच जाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसीलिए जब यहाँ निगाई के बारे में सारे मीडिया ऑफिशियल्स को पता चला तो वह उसे ऑन एयर कर देते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई कि अब तक टोटल 26 एजेंट्स को देखा गया है और यहाँ निगाई भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है, यानी कि डेमी ह्यूमंस के अंदर। गवर्नमेंट पहले से ही बहुत सारे एजेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहती थी। इसीलिए जब यहाँ निगाई अनकॉन्शियस होता है तो उसे गवर्नमेंट की एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर लेकर आया गया है। उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियाँ लगा दी गई होती है किसी रीजन की वजह से। अब बिना हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म किए वह अपनी लेबोरेटरी में लेकर आते हैं निगाई के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। निगाई एकदम परेशान था कि यह सभी क्या कर रहे हैं। उसे तो ये भी नहीं पता कि वह एक एज है और किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उसके ऊपर। अब गवर्नमेंट के उस सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन को टोसाकी नाम का एक आदमी कंडक्ट कर रहा था। टोसाकी अपने सारे क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर निगाई के हर एक बॉडी पार्ट्स को चेक करता है कि आखिरकार एक एजेंट की बनावट कैसी होती है। अगर वह इसकी डिटेल पता करने में कामयाब हो गए तो वो किसी नॉर्मल इंसान को भी एजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि अब तक जितने भी एजेंट्स थे उन्हें कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज पकड़ नहीं पाई थी। ये पहला एजेंट होता है जिस पर गवर्नमेंट पकड़ कर रिसर्च कर रही थी। इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि निगाई को अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं है। टोसा की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके गवर्नमेंट एजेंसीज को सप्लाई कर रहा था। उसे बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद। पर शायद नियति को यह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। अचानक अब उस गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसे कि कुछ लोगों ने किया था। बाद में हमें पता चला कि यह सब भी निगाई की तरह एजेंट्स हैं जो कि अब उस जगह पर हमला करके घुसते जा रहे हैं। उन सभी का एक लीडर था जिसका नाम साटो होता है। साटो दरअसल यहाँ पर कैद किए गए निगाई को बचाने आया है। वो चाहता है कि एजेंट की कम्युनिटी एक साथ रहे चाहे कुछ भी हो जाए। इतने बड़े धमाके सुनकर टोसाकी और सारे क्रू मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। साटो कैमरा के ऊपर साफ कह रहा था कि हमें निगाह दे दो, नहीं तो तुम सबकी जान खतरे में है। टोसाकी बिल्कुल भी यह सह नहीं सकता था, तो उसने कई सारे क्रू मेंबर्स और गार्ड्स को उस पर हमला करने के लिए कहा। साटो और उसके कई सारे एजेंट कंपेनियंस उन पर हमला करने लगे होते हैं हाईटेक गन की मदद से। दूसरी तरफ से गार्ड्स भी पलटवार कर रहे थे। साटो बहुत तेज होता है और उसने कई गार्ड्स को मार दिया, बट एक गार्ड उसके हाथ पर बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। अब साटो को पता था कि इससे वह बेहोश हो जाएगा और ये लोग उसे पकड़ लेंगे, तो इसीलिए साटो ने अपना वो हाथ ही काट दिया जिससे कि उस वैनम का असर बिल्कुल ना हो। एक हाथ कटने के बावजूद भी वह पूरे कॉन्फिडेंस से लड़ रहा था जैसे कि उसके लिए कोई बात ही ना हो। बाकी साथी भी उन गार्ड्स को काफ़ी ज़्यादा मार रहे थे, बट अफसोस साटो का अच्छी तरीके से ध्यान ना देने पर कई सारे इंजेक्शंस उसके बॉडी में भी लग जाते हैं। साटो ने यहाँ ज़रा भी ना सोचते हुए खुद को ही गोली मारकर अपनी जान ले ली। सभी गार्ड्स को लगा कि अब वह मर चुका है, इसीलिए वह बड़ी आसानी से उसके पास आकर सारे गन्स लेने लगे। पर उन्हें क्या पता कि साटो एक एजेंट है जो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। साटो तुरंत ही खड़े होकर अपने बंदूक की मदद से गार्ड पर हमला कर रहा था। हमें वहां प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है कि उसके हाथ रिफॉर्म हो रहे हैं और सारे बॉडी पर लगे हुए चोट ठीक हो जा रहे हैं। साटो और उसके साथियों ने सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया था। अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद साटो सीधा निगाई के पास जाता है और उसकी पट्टियां निकालता है। निगाई भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। साटो ने निगाई को बताया कि तुम हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसीलिए गन लेकर इन सारे गार्ड्स और क्रू मेंबर्स को मार दो। निगाई ने गन तो ले ली थी लेकिन वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तो शुरुआत से ही खुद को नॉर्मल इंसान मानता था जो लोगों की मदद करता है, तो इस मोमेंट पर निगाई कैसे इन सारे लोगों की जानें ले सकता था। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद निगाई उन क्रू मेंबर्स को मारने के बजाय साटो और उसके साथियों पर ही हमला कर देता है। निगाई के इशारे पर वह सभी क्रू मेंबर्स को वहां से लेकर भागने लगा था। साटो थोड़ी देर में ठीक होने के बाद अब सीधा निगाई के पीछे आया। वो इतना समझ गया होता है कि निगाई शायद उसका साथ नहीं देगा, इसीलिए निगाई को भी मरना होगा चाहे कुछ भी हो जाए।
साटो अब अपने अंदर की एनर्जी को थोड़ा बाहर निकालता है जो कि एक अजीब तरीके के योद्धा का रूप ले रहा था। यह एक ब्लैक नाइट होता है जो हर एक एजेंट के बॉडी में मौजूद होते थे। इनका काम होता था अपने ओनर यानी कि एजेंट की प्रोटेक्शन करना। साटो द्वारा बनाया गया वो ब्लैक नाइट बहुत ही ताकतवर लग रहा था जो धीरे धीरे निगाया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ निगाया जो पहले से एक एजेंट था वो भी अब थोड़ा डरने लगा और अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है। अचानक अब उसकी बॉडी में से भी वही सारी ताकतें निकलने लगी थी जो कि थोड़ी देर पहले साटो यूज कर रहा था। बाद में पता चला कि निगाई ने जाने अजाने में अपने भी प्रोटेक्टर को रिवाइव कर दिया है, यानी कि उसका ब्लू नाइट उसी की तरह बाहर आ चुका था जो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। देखते ही देखते साटो का ब्लैक नाइट और यहाँ निगाई का ब्लू नाइट के बीच एक फाइट होने लगी। निगाई बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वह मौका देखकर वहां से भागने का ट्राई करता है। दोनों नाइट्स एक साथ में लड़ रहे थे, बट निगाई के वहां से जाने पर ब्लू नाइट एकदम से गायब हो जाता है। पर साटो इस तरीके से निगाई को जाने तो नहीं दे सकता था। वो फिर से उसका पीछा करने लगा अपने प्रोटेक्टर के साथ और अब उसे घेर लेता है। निगाई ने वापस से अपने ब्लू नाइट को निकाला जो कि अब बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था ब्लैक नाइट को। साटो यहाँ पर भले ही काफ़ी ताकतवर होता है, लेकिन निगाई के अपने नाइट का पहली बार यूज़ करने पर ही वो उसे सबसे बेस्ट टक्कर दे रहा था। यही चीज़ें साटो को सरप्राइज कर देती है। निगाई के प्रोटेक्टर ने साटो के प्रोटेक्टर को काफ़ी डैमेज दिया और निगाई वहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाता है। साटो भले ही इस बार अपने एक और एजेंट को पकड़ने में फेल हो गया था, लेकिन वो अपने प्लान में आगे बढ़ता रहेगा। बाद में ये रियलाइज होता है कि यह पूरा प्लान साटो और उसके एक साथी टनाका का था। उन दोनों ने ही मिलकर यह सारा प्लान किया होता है गवर्नमेंट को फंसाने के लिए, और अब वह दोनों मीडिया ऑफिशियल्स के सामने आ जाते हैं और गवर्नमेंट की सच्चाई बताते हैं। साटो तो अब यहाँ टनाका के साथ सारे मीडिया ऑफिशियल्स को यह सच्चाई बताने लगा कि गवर्नमेंट हम पर एक्सपेरिमेंट करती है। जब से एजेंट साम्राज्य के लोग इस पृथ्वी पर अपीयर होना स्टार्ट हुए हैं, तब से ही गवर्नमेंट उनके ऊपर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करके उनके बारे में पता लगाना चाहती थी, और आज भी यह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एजेंट को पकड़कर काफ़ी टॉर्चर करते हैं। टनाका भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कब्जे में ही था, लेकिन सेटो ने उसे आकर बचा लिया। अब उसे निगाया को बचाना है जो कि खुलेआम घूम रहा है। उसे गवर्नमेंट का खतरा हो सकता है क्योंकि उसे कभी भी पकड़ा जा सकता था। सेटो ने तो कहा कि हम सब भी इंसान हैं, भले ही हम एजेंट के अंदर एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, लेकिन वह भी एक शांतिपूर्वक जिंदगी गुजारना चाहते थे। साटो की तो ये भी मांग होती है कि हम एजेंट को एक अलग प्लेस दे दिया जाए, जैसे कि एक सिटी। वहां पर हमें पूरी छूट मिली जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इतनी चीजें गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के बाद सारे मीडिया ऑफिशियल्स अब नेगेटिव हो चुके थे गवर्नमेंट के प्रति, पर उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं कि यह तो सेटो और टनाका का प्लान है। वो इसीलिए ये सब कर रहे थे ताकि गवर्नमेंट बहुत कमजोर हो जाए और उनके ऊपर से सारे सिटीजन्स का कंट्रोल छूट जाए। सारी चीजें प्रूफ करने के लिए सेटो ने तो वीडियो भी दिखाई टनाका की किस तरीके से वैज्ञानिक उसके ऊपर टॉर्चर करते थे। उसे गोलियां मारी जाती और कई बॉडी पार्ट्स काट दिए जाते, बट वो एक एजेंट होता है तो सारी चीजें वापस से रिकवर हो जाती। इतनी ब्रूटल तरीके से टॉर्चर होता हुआ देखकर सारे मीडिया ऑफिशियल्स एकदम चौंक गए और अब वो गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल उठाएंगे जरूर। यानी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि सेटो अपने प्लान में कामयाब होता चला जा रहा है। हमें तो अब दूसरी तरफ निगाई दिखाया गया जो कि बहुत कमजोर होकर एक नदी के किनारे से दूर जा रहा था। अब थोड़ी देर आगे बढ़ते हुए उसे एक बूढ़ी औरत मिल जाती है। वह बूढ़ी औरत समझ चुकी थी कि निगाई काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसीलिए वह अपने घर पर लेकर जाती है कुछ खाना खिलाने के लिए। बूढ़ी औरत ने निगाई को साफ कह दिया कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक यहीं पर रहो। तो निया कुछ दिन वहीं रुकने का डिसाइड करता है। हमें तो अब निया की बहन को दिखाया गया जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थी। उसे भी हमेशा कहीं ना कहीं बीमारियां हुआ करती, लेकिन अब नियाई की बहन के पास एक ऑफिसर आती है कुछ पूछताछ करने के लिए। दरअसल उस ऑफिसर को भी निगाई के बारे में पता करना था, तो वह उसकी बहन से इन्फॉर्मेशन लेने लगी। अब ये बात तो साफ थी कि निगाई की सिस्टर को कुछ नहीं आइडिया कि उसका भाई में ये सारी एबिलिटीज़ थी और इस वक्त वह कहाँ पर मौजूद है। फिर भी वह फीमेल ऑफिसर बार बार प्रेशर डालते रहती है कि वह बता दे कि निगाई कहाँ है। लेकिन अब अचानक अगले ही मोमेंट में एक अजीब तरीके का नाइट आकर उस लेडी को मार देता है। उसने पीछे से उसके हमला कर दिया था और दूर फेंक दिया होता है। बाद में पता चला कि यह ब्लैक नाइट किसी और का नहीं बल्कि टनाका का था, जो कि हॉस्पिटल से बाहर रहकर उसे कंट्रोल कर रहा होता है। बात यह थी कि टनाका चाहता था कि निगाया का पता वो लगाए उसकी बहन से पूछताछ करके। कोई और अगर उसके बीच में आएगा तो वह उसे मार ही देगा। इसीलिए टनाका ने अपने नाइट को भेजा था उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को मारने के लिए। पर यहाँ शॉकिंग बात तो ये थी कि वो फीमेल ऑफिसर वापस खड़ी हो जाती है। फिर रियलाइज हुआ कि वह भी एक एजेंट है जिसके पास हीलिंग एबिलिटी थी।
अब तो यहाँ टनाका के नाइट से लड़ने के लिए उस फीमेल ऑफिसर ने अपनी नाइट को बाहर निकाल दिया। यानी अब टनाका और उस फीमेल ऑफिसर के नाइट के बीच एक घमासान फाइट होती है। फीमेल ऑफिसर निगाई की बहन को जल्द से जल्द साइड में ले रही थी ताकि उसे कोई चोट ना लगे। टनाका पूरी कोशिश करता है लेकिन उसके नाइट और उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस था, इसीलिए वह अच्छे से उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वहाँ फीमेल ऑफिसर पूरी कोशिश करती है और टनाका के नाइट को काफ़ी घायल भी करती है। टनाका अब हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा था क्योंकि उसे किसी भी हालत में निगाई के बारे में पता करना है। धीरे धीरे जब वह हॉस्पिटल में पहुंच रहा था तो उसका नाइट और ज़्यादा ताकतवर होते जाता है। वो फीमेल ऑफिसर निगाई की बहन को लेकर बाहर निकलती है और एक जगह पर छुप जाती है। टनाका जब उसके सामने आया तो बिल्डिंग में मौजूद कई सारे लोग उनके पास आकर छुप जाते हैं। अब टनाका इस तरीके से तो उन पर हमला बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि इतने लोगों की जानें और एक्स्ट्रा चली जाएंगी। टनाका बेवजह लोगों की जानें नहीं लेता, उसे सिर्फ निगाई के लोकेशन के बारे में पता करना था। यही रीजन होता है कि टनाका ने अब बिल्कुल हमला नहीं किया और अपनी नाइट को ख़त्म करके वापस जाने का डिसाइड करता है। अगर वह फीमेल ऑफिसर उसे अकेले मिल जाती तो शायद वह अपने सामने आने वाले हर एक लोगों को मार देता। यानी कि उस फीमेल ऑफिसर का लक अच्छा है कि वह बच गई। यहाँ अब हमें टोसाकी और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिखाया जा रहा था जिन पर मीडिया वाले इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं साटो द्वारा कहे गए वर्ड्स के ऊपर। लेकिन टोसाकी और सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यह साफ कह दिया कि साटो द्वारा कही गई एक भी चीज़ें सही नहीं है। वो हमें फंसाने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं और जो भी फुटेजेस दिखाई गई हैं वैसी कभी हमने की ही नहीं। तो ये साफ साफ हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से गलत है। टोसाकी ने तो साटो द्वारा कहे गए एक भी वर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया होता। इसी वजह से अब कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बन गया होता है कि कौन सही और कौन गलत। मीडिया वाले भी इसे डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। अब हमें निगाया को दिखाया गया जो उसी बूढ़ी औरत के घर पर काम करता है और अपना जीवन यापन स्टार्ट करता है और अपने कुछ दिन बिताने के लिए वहीं पर रुकता है। निगाया जब बागीचे में काम कर रहा था तो उसे रेडियो पर पता चला कि उसकी बहन पर किसी ने हमला किया है, यानी कि हॉस्पिटल पर एक और एजेंट का हमला। अब निगाया को समझ में आ चुका था कि शायद उसकी बहन भी अब खतरे में हो सकती है, तो इसीलिए वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन से मिलने के लिए उसी हॉस्पिटल में चला गया। छत के ऊपर वह अपनी बहन से मिलता है और पूछता है कि तुम पर हमला किसने किया होगा। अब उसकी बहन को ज़्यादा नहीं पता लेकिन वह डर चुकी थी। निगाया अपनी बहन को तुरंत ही वहां से लेकर उसी बूढ़ी औरत के घर पर आ जाता है जहां वह रुका हुआ था। निगाया को लग रहा था कि यह जगह उसकी बहन और उसके लिए एकदम सेफ होगी क्योंकि यह फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच घर बना हुआ था। उसी दिन से निगाया अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी करता है अपने नाइट को बाहर बुलाकर। अगर वह जितना परफेक्ट होता जाएगा उसका नाइट भी काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करेगा। इनफैक्ट निगाई ने तो अपने ही अंदर के नाइट को बाहर निकाला और उससे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज़ों में वह एक अच्छा वॉरियर बनना चाहता था जिससे कि इन फ्यूचर अगर उसकी लड़ाई किसी दूसरे एजेंट से हुई तो वह उसे बड़ी आसानी से जीत पाए और अपनी बैंड की प्रोटेक्शन करें। शायद ऐसा मोमेंट बहुत जल्द आने वाला था। यही रीजन की वजह से निगाह अपनी पूरी कोशिश करता है खुद के फाइटिंग स्किल्स को काफ़ी डेवलप करने के लिए। यही रीजन की वजह से निगाह अपनी पूरी कोशिश करता है खुद के फाइटिंग स्किल्स को काफ़ी डेवलप करने के लिए। अब हमें सेटो का एक वीडियो कॉल दिखाया जाता है जो कि सारे मीडिया ऑफिशियल्स के चैनल पर लाइव हो रहा था। ये मैसेज टोसाकी और उसके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। सेटो अब उनको धमकी देता है कि वह हेल्थ मिनिस्टर को मार देंगे अगर वह इस पूरे शहर को खाली ना करेंगे। तो उन सभी को ये शहर चाहिए ताकि उस जगह पर एजिन के सारे लोग रह सकें और अगर वह उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो वह शहर के अंदर एक ऐसी जहरीली गैस डाल देंगे जिससे आम इंसान मर ही जाएं। इसमें एजिन लोगों को तो कुछ नहीं होगा लेकिन नॉर्मल सिटीजन्स की जान चली जाएगी। अब सेटो के इस स्टेटमेंट से सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। चारों तरफ एकदम डर का माहौल था और हेल्थ मिनिस्टर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। हेल्थ मिनिस्टर के बिल्डिंग के चारों तरफ कई हजार संख्याओं में सैनिक भी जमा हो गए थे और वह मिनिस्टर के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। पर मिनिस्टर को इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो अपनी बिल्डिंग में आराम से बैठे हुए थे। बिल्डिंग के अंदर जाने के सारे रास्ते पैक कर दिए जाते हैं, पर उन्हें क्या पता कि यह हमला नीचे से नहीं बल्कि हवाई हमला होने वाला था। एक प्लेन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर अब सीधा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है और हेल्थ मिनिस्टर जहां मौजूद थे वहां से टकरा जाती है। आधे से ज़्यादा बिल्डिंग नीचे गिर चुकी थी और हेल्थ मिनिस्टर भी उसमें मारे गए। आधे से ज़्यादा बिल्डिंग नीचे गिर चुकी थी और हेल्थ मिनिस्टर भी उसमें मारे गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि प्लेन के अंदर कोई और नहीं बल्कि सेटो ही था जो कि उन्हें हाईजैक करके यहाँ पर लेकर आ गया। बड़े पैमाने पर तबाही होती है और बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मारे गए। सेटो तो एक एजेंट था जो कि थोड़ी देर में रिकवर हो जाता है, पर अब बाहर की तरफ जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने सेटो पर हमला करना स्टार्ट किया।
सेटो को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और वह उसे वापस से ठीक होने का चांस ही नहीं दे रहे थे। पर दूसरी तरफ उसका साथी टनाका मौजूद होता है जो अपने स्नाइपर की मदद से पुलिस ऑफिसर को रोक रहा था। टनाका के लगातार हमला करने के कारण पुलिस ऑफिसर्स को काफ़ी डैमेज होता है, जिससे कि साटो को टाइम मिल गया रिकवर होने का। साटो अब अपनी शॉटगन की मदद से सामने आने वाले हर एक पुलिस ऑफिसर को मारने लगा। अब तो उस जगह पर पुलिस ऑफिसर की संख्या कम हो चुकी होती है और जितने भी एजेंट्स बचे हुए थे वह यहाँ पर साटो का साथ देने के लिए आ गए। एक तरीके से वह सब डर के मारे यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि सेटो उन्हें मार देता। अब जैसे लग रहा होता है कि साटो का बना बनाया प्लान पूरी तरीके से कामयाब होने वाला होता है। वहां अब बाकी लोगों को पता चल चुका था कि बूढ़ी औरत ने अपने घर के अंदर किसी एजेंट को छुपा कर रखा है, तो इसीलिए सभी उनके घर पर प्रोटेस्ट करने लगी कि उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। अब ये बात जैसे ही बूढ़ी औरत को पता चली तो निगाय अपनी बैंड को लेकर वहां से भाग निकला। वह इस तरीके से बिल्कुल भी मासूम लोगों पर हमला तो नहीं कर सकता था। वहां टोसाकी ने साटो द्वारा कहे गए सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि वह उनकी कही गई चीज़ों को फॉलो नहीं करने वाले। निगाई तो अब यहाँ पर सीधा टोसाकी से मिलने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। निगाह ने साफ कह दिया था कि वह गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता है और साटो और उसके साथियों को रोकना चाहता है। टोसाकी को भी ये प्लान अच्छा लगा, इसीलिए वह राजी हो गया उसके साथ काम करने के लिए। बट निगाई का एक रिक्वेस्ट था कि वह उसकी बहन को अच्छी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना चाहता है क्योंकि उसकी बहन भी एक एजेंट थी, लेकिन वह बहुत ही मासूम होती है और उसे पावर्स यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आता। अब इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद टोसाकी रेडी हो जाता है और निगाई की बहन को प्रोटेक्शन देने के बाद उसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में लेकर आता है। सभी मिलकर प्लान बनाने लगे कि कैसे वह साटो और टनाका के लोगों को रोकेंगे। वहां दूसरी तरफ साटो और टनाका अपनी पूरी टीम बना रहे थे और टोक्यो पर हमला करने की पूरी तैयारी करते हैं। यहां पता चला कि साटो और टनाका इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते थे। दरअसल गवर्नमेंट के लोगों ने जब साटो और टनाका को पकड़ कर रखा था तो वह उनके ऊपर सालों भर एक्सपेरिमेंट करते रहते। उन्हें ज़रा भी नहीं दया आई कि यह एक इंसान भी हैं। वह उनके ऊपर ज़रा भी रहम नहीं दिखाते थे और इसीलिए साटो और टनाका चाहते हैं कि इंसानों को ही खत्म कर दिया जाए। वह सब तो अब सारे फंसे हुए एजेंट्स को छुड़ाएंगे और अपनी टीम बनाकर टोक्यो पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब इंसानों और एजेंट्स के बीच इस घमासान जंग में कौन जीतेगा ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि निगाय जो सबसे खतरनाक वारियर था वह इंसानों के साथ है, यानी इंसानों का भी पलड़ा भारी हो सकता है। अब आगे क्या हुआ ये तो हमें पार्ट 2 में ही पता चलेगा। आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 ला दूंगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।